गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। तो समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबर बताने का, और आपको बताएंगे ये खबर रेडियो टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे और अलग अंदाज में। तो आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक होगी आपके सामने पल पल के हलचल के साथ। यहाँ पर हर खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलिए, दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो इसी के साथ करते हैं शुरुआत। अब दिल्ली की सर्दी एक बार फिर से देखने को मिल रही है और लोगों को अब एक ठंड का एहसास हो रहा है। और सुबह अब सिर्फ ठंडक ही नहीं बल्कि एक जहरीली हवा का बोझ भी अब लेकर आई है सुबह की सूर्य की पहली किरण। और शहर की गलियों में अब जो धुंध है वो महज कोहरे के रूप में नहीं बल्कि पोल्यूशन के रूप में भी दिखाई दे रही है। पूजा बिल्कुल, जो हर सांस के लिए काफी बड़ा खतरा है और आपके शरीर में वो उतर रहा है, काफी ज्यादा डेंजरस आपके लिए। क्योंकि हमें ये देखने में ऐसा लगता है, क्योंकि जब हम छोटे हुआ करते तब हम देखते थे कि फॉग है, लेकिन अब वो सिर्फ फॉग नहीं रहा है, अब वो स्मॉग बन गया है। उसमें पोल्यूशन भी है, उसमें डेंजरस गैसेस भी है, जो हानिकारक गैसेस होती है, जो फ्यूल एमिशन की वजह से जनरेट होती है। पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से जब फ्यूल एमिट होता है उसके बाद। तो ये तस्वीरें तो देखिए अलग अलग जगहों से जो सामने आती है वो हम आपको दिखाते ही है। लेकिन दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स हर दिन की तरह आज भी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि खराब ही है। दिल्ली गैस चैम्बर में ही तब्दील है और हवा जहरीली है। आपको खुद अपना ख्याल रखना पड़ेगा। और इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पूजा, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो यहाँ पर नियम बनाए गए हैं, ग्रेफ 4 के जो नियम हैं वो लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कोई पालन नहीं हो रहा नियमों का। ओपन बर्निंग अभी भी लगातार देखने को मिल रही है, कंस्ट्रक्शनल वर्क्स लगातार अभी देखने को मिल रहे हैं। और हालांकि चालान काटे जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बाद भी पब्लिक मान नहीं रही। अब पब्लिक को आपको जागरूक भी करना होगा, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन एक ऐसी समस्या है जिसे लोग बहुत नॉर्मल समझ रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल है नहीं। तो अब एक तरफ जहां पर आपको कड़े नियमों को सख्ती के साथ धरातल पर उतारना होगा, उसका एग्जीक्यूशन आपको पूरे तरीके से प्रॉपर करना होगा कि जो नियम बनाए गए हैं उनको सख्ती से माना जाए। तो वहीं दूसरी तरफ आपको कहीं ना कहीं अब लोगों को ये बताना होगा कि ये पोल्यूशन आपके लिए कितना नुकसानदायी है, और राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि इस समय पोल्यूशन की जो स्थिति है राजधानी दिल्ली में वो बहुत चिंताजनक है, लोगों को टेंशन में डालने वाली है। क्योंकि अगर आप पोल्यूशन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि और एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनता है। अभी फिलहाल अभी आपको भले ही लग रहा है कि ये नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट आप पोल्यूशन का देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको बहुत परेशानी आने वाले समय में होने वाली है। बिल्कुल, आपको अवेयर भी करना है अगर पब्लिक को, आपको तो वो 3-4 महीने में नहीं करना है कि जो विंटर्स का टाइम होता है आप केवल उसमें अवेयर कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। वो आपको ऑल ओवर द ईयर करना होगा, आपको पूरे साल करना होगा, इसमें लग के काम करना होगा। ये पोल्यूशन को लेकर तो अपडेट हम दे ही रहते हैं, साथ साथ जल्दी से वेदर को लेकर भी अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को। दिल्ली एनसीआर में बीते 3 दिनों से लगातार कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, साथ ही घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है और प्रदूषण भी चारों ओर नजर आ ही रहा है। हवाएं तेज चल रही है, जिस वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। रात का तापमान भी लगातार गिरता जा रहा है और हाईवे समेत बाकी सड़कों पर विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाने की वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ रही है तो ही बाहर निकल रहे हैं, अदरवाइज अवॉइड कर रहे हैं। और यही अपील भी की जा रही है, अवॉइड ही करिए, अगर नहीं ज़रूरत है मत निकलिए घर से बाहर। हवा क्योंकि सर्दियों में वैसे मन करता नहीं है घर से बाहर निकलने का, रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। तो मौसम विज्ञान विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन अब बात अगर आज के मौसम की करें तो फिलहाल आज से मौसम करवट लेने जा रहा है, जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत की भरी खबर होगी दिल्ली वासियों के लिए। आज से दिल्ली एनसीआर में मौसम साफ होने जा रहा है और इस दौरान हल्की धूप भी निकल सकती है। इसके अलावा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मौसम यानी कि घर से बाहर निकलें तो अपनी जो प्रॉपर जैकेट वगैरह है वो पहन के निकले, क्योंकि ये सर्दी आपको बीमार भी कर सकती है। क्योंकि अभी सर्दियों की शुरुआत है और ये कहा जाता है कि जब सर्दी आती है या फिर सर्दी जाती है, जब मौसम में बदलाव होता है तो वो आपकी बॉडी को बहुत जल्दी टैप करता है, आपको बीमार करने का काम बहुत जल्दी करता है। तो देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से यही पूर्वानुमान जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अगर माने तो 23 दिसंबर से
26 दिसंबर तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट होती हुई नजर नहीं आने वाली है, लेकिन 27 से 28 दिसंबर को अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और न्यूनतम तापमान जो है 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का पूर्वानुमान है। और इस वजह से 27 और 28 दिसंबर का दिन और रात बेहद सर्द हो सकते हैं, तो आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा। अभी तो वेदर रिपोर्ट हमने आपको बता दी, अब हम आ जाते हैं वापस से हमारे पोल्यूशन वाले टॉपिक पर, जो बहुत गंभीर विषय है और उसकी गंभीरता तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि वो प्रशासनिक तौर पर हमें नजर आ रही है। बिल्कुल, और ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार बात अगर करें पूजा, ये जो एक मुद्दा है, चाहे आप बात पोल्यूशन की कर लें, चाहे बात आप वेदर की कर लें, अब क्योंकि वेदर के साथ मिलकर पोल्यूशन का एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बन चुका है जो कि दिल्ली वालों को कंफ्यूज कर रहा है कि घर से बाहर निकला जाए या फिर ना निकला जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम आपको बताते हैं दिल्ली सरकार ने आबकारी नियमों यानी कि एक्साइज रूल्स में कुछ बदलाव किए हैं, एक्चुअली बड़े बदलाव किए हैं। वो हम आपको बताते हैं क्या है, जिससे स्पिरिट के स्टोरेज और धार्मिक कामों के लिए शराब के इस्तेमाल से जुड़े प्रावधानों को थोड़ा आसान बनाया गया है। और ये बदलाव 22 दिसंबर 2025 को जारी एक नोटिफिकेशन के जरिए किए गए और गजट में पब्लिश होने के बाद ये लागू होंगे। सरकार का कहना है कि ये बदलाव इंडस्ट्रियल जरूरतों और धार्मिक संस्थानों की प्रैक्टिकलिटी जरूरतों को देखते हुए ध्यान में रखकर किए गए हैं। और इसके बाद नोटिफिकेशन के अनुसार स्पेशल डेनेचर्ड स्पिरिट की अधिकतम सीमा, जिसे कि एक ही जगह पर स्टोर किया जा सकता है, उसे अब बढ़ा दिया गया है। पहले ये सीमा कितनी थी? पहले ये सीमा 6744 किलोलीटर थी और अब इसे बढ़ाया गया है, तो अब इसे बढ़ाकर 15000 किलोलीटर कर दिया गया है। अब उम्मीद इससे ये है कि इस बदलाव से उन इंडस्ट्रीज और संस्थानों को राहत मिलेगी जिन्हें बड़े पैमाने पर स्पिरिट स्टोर करने की जरूरत होती है। तो वहीं फॉर्म P6 के तहत स्पिरिट स्टोर करने की अनुमति वाले संस्थानों के लिए सालाना स्टोरेज सीमा भी बढ़ा दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे लाइसेंस धारकों को बार बार अनुमति लेने की जरूरत अब कम होगी और काम आसान होगा। आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन बदलावों का मकसद नियमों को और ज्यादा प्रैक्टिकल और असल जरूरतों के हिसाब से बनाना है। वहीं देखिए, धार्मिक संस्थानों को अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने में गैर जरूरी प्रशासनिक दिक्कतों से इससे राहत मिलेगी, जबकि इंडस्ट्रियल संस्थानों को बढ़ी हुई स्टोरेज क्षमता से फायदा होगा, जिससे उनका काम आसान होगा। और बात अगर पूछा करें तो ये जो बदलाव किए गए हैं, सरकार का सीधा सा ये कहना है कि ये जो बदलाव हमने किए हैं वो प्रैक्टिकलिटी के आधार पर किए हैं ताकि नियमों को आसान बनाया जा सके। क्योंकि अभी तक ये था कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जैसे कि आपने बताया कि अब उसे बढ़ाकर 15000 किलोलीटर कर दिया गया है, यानी कि जो स्पिरिट की स्टोरेज कैपेसिटी उसे बढ़ा दिया गया है। अभी तक जो स्टोरेज कैपेसिटी कम थी उसे बढ़ा दिया गया। सीधे तौर पर फायदा ये होगा कि अब जो स्टोरेज है वो ज़्यादा होगा। बिल्कुल, और सरकार की तरफ से अब एक्साइज पॉलिसी में चेंजेस किए गए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं राहत तो मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन जो सरकार का राजस्व है, जो दिल्ली का राजस्व है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि एक्साइज पॉलिसी में मोस्टली देखिए सबसे ज्यादा अगर पैसा कहीं से आता है, गवर्नमेंट को मिलता है, तो वो एक्साइज के थ्रू ही मिलता है, शराब के थ्रू ही मिलता है। तो ऐसे में उसका दिल्ली सरकार का भी राजस्व इससे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको एक बार फिर से बताते थे, नोटिफिकेशन के अनुसार देखिए, स्पेशल जो डेनेचर्ड स्पिरिट की अधिकतम सीमा है, एक ही जगह पर जिसे स्टोर किया जा सकता है, उसे बढ़ाया गया है। पहले ये सीमा 6744 किलोलीटर थी, अब 15000 किलोलीटर कर दी गई है। और उम्मीद है कि इस बदलाव से उन इंडस्ट्रीज और संस्थानों को राहत मिलेगी जिन्हें बड़े पैमाने पर स्पिरिट स्टोर करने की जरूरत होती है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और जैसा कि आपने कहा कि राजस्व बढ़ाने की जो एक कवायद है वो दिल्ली सरकार की देखने को मिलती है। बात जब आबकारी नीति को लेकर करते हैं, क्योंकि आबकारी नीति में कोई भी बदलाव जब होता है, जिसके पीछे का जो सबसे एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सरकार का यही होता है कि जो राजस्व है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त किया जाए, उसमें बढ़ोतरी एक ऐसे रिकॉर्ड हो जिससे सीधे तौर पर दिल्ली सरकार को फ़ायदा मिले और कहीं ना कहीं नियमों को और ज़्यादा प्रैक्टिकल और आसान भी बनाया जाए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये कदम उठाया गया है, क्योंकि इससे पहले एक जो लिक्विड पॉलिसी थी, आप जानते हैं पूजा की कितनी सुर्खियों में रही थी, लेकिन अभी जो ये आबकारी नीति में बदलाव किए गए हैं, इसमें सीधे तौर पर यह कहना है कि भाई अब हम ये चाहते हैं कि जो शराब की स्टोरेज कैपेसिटी उसे बढ़ाया जाए ताकि बार बार ऐसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े, ताकि स्टोरेज को लेकर, क्योंकि जो तमाम दिक्कतें आ रही थी तो उसे सोल्व करने का प्रयास है। लेकिन हो सकता है कि विपक्ष की तरफ से सत्ताधारी पक्ष पर निशाना भी साधा जाए, क्योंकि लिक्विड पॉलिसी में जब भी बदलाव होते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति का मुद्दा भी एक बनता है पूजा।
बिल्कुल राजनीति का मुद्दा ये बनता है। हालांकि सरकार का मानना ये है कि इससे लाइसेंस धारकों को बार बार अनुमति लेने की जरूरत कम होगी और उनका काम आसान हो जाएगा। जो बार बार चक्कर काटने पड़ते थे वो बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे अब, और काम तो आसान हो गई उनका। आबकारी विभाग के अधिकारियों की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि इन बदलावों का मकसद जो है नियमों को और ज्यादा प्रैक्टिकल करना है और जो जरूरतें हैं उनको फुलफिल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानकारी आपको देते हैं। भारत और न्यूजीलैंड ने सिर्फ 9 महीनों की बातचीत के बाद एक ऐतिहासिक समझौता किया है। मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मोहर लगा दी है। ये डील दोनों देशों के बीच में आर्थिक संबंधों को लेकर एक बहुत बड़ा कदम है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड में उनके समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन के बीच बातचीत के बाद हुई है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत की लंबी अवधि की विकास योजनाओं के अनुरूप एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। और ये समझौता जो है वो आप आसान भाषा में अगर समझें तो दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, वो अब आसान होगा। अब ये समझौता सामान, सेवाएं, निवेश, कृषि और श्रमिकों की आवाजाही जैसे कई क्षेत्रों को कवर करता है और साथ ही अब ये भारत के संवेदनशील घरेलू उद्योगों को भी सुरक्षित रखता है। इसे आसान भाषा में समझिए, अगर आपका कोई सामान है वो न्यूजीलैंड में अगर बिक रहा है तो उस पर टैरिफ नहीं लगेगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और यही एग्रीमेंट भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है जिसे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता कह रहे हैं। वाणिज्य मंत्री ने इस समझौते के 5 मुख्य स्तंभ बताए हैं। फायदा क्या होगा उससे, ये भी जरा आपको बताते हैं। भारतीय सामान पर न्यूजीलैंड में टैरिफ नहीं लगेगा, जिसका जिक्र भी बसंत कर रहे थे। न्यूजीलैंड में पढ़ाई कर रहे छात्रों को 3 साल के लिए वर्क वीजा मिलेगा। भारतीय कृषि को नए अवसर मिलेंगे इससे, और ये समझौता भारतीय कृषि उत्पादों जैसे फल, सब्जियां, अनाज, मसाले, कॉफी और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को न्यूजीलैंड के बाजार में पहुंचाने का रास्ता खोलता हुआ नजर आएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण फायदे हैं और एक सबसे बड़ा फायदा वहाँ पर उन बच्चों के लिए जो वहाँ पर स्टडी वीज़ा के बेस पर अभी फिलहाल न्यूजीलैंड में पढ़ाई कर रहे हैं। अब उनको वर्क वीज़ा लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही अब दोनों देशों के बीच जो अब ये पूरा हुआ है समझौता, FTA जिसे आप कह रहे हैं, मुक्त व्यापार समझौता, इससे सीधे तौर पर यह है कि हमारे पास एक ऑप्शन आ चुका है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जब से टैरिफ लगाया गया उसके बाद हमें तलाश है इस तरीके के बाजारों की, ढूंढ रहे हाँ, एक ऑप्शंस के रूप में हमें तलाश ऐसे बाजारों की जहां पर भारतीय सामानों पर टैक्स कम से कम हो या फिर टैक्स मुक्त हो। अब ऐसे में एक यूरोपियन कॉरिडोर भारत के पास ऑप्शन के रूप में, और इसके साथ साथ अब जैसा कि हमने आपको बताया कि न्यूजीलैंड के साथ एक बहुत बड़ा ये एग्रीमेंट हुआ है। 9 महीने की बातचीत रही, उसके बाद ये पूरा एग्रीमेंट रहा और इससे सीधा सा मतलब ये है कि भारत को अब जो होने वाला घाटा हो रहा था अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जब टैरिफ लगाया गया 50% तक अतिरिक्त टैरिफ, उसके बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं आपके एक और काम की खबर, क्योंकि जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हर कोई जानना चाहता है। ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। सरकारी नौकरी की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो उन युवाओं के लिए खुशखबरी है। इंडियन ऑयल में नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 20 दिसंबर से अब शुरू कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से भर्ती में शामिल होने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर जाकर इस पेज पर आवेदन दे सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। डेट्स को ध्यान में रखिए, कब से शुरू हो रहा है और लास्ट डेट क्या है, और लास्ट डेट के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा। नहीं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि अब मिस हो जाती है चीजें। बिल्कुल, कभी नेट नहीं चल रहा है, कभी वेबसाइट नहीं चल रही है और इसी चक्कर में आपका मौका निकल जाता है। और ये जो भर्ती होने वाली है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं कि कौन कौन से पद है और कितने पद है किस पोस्ट के लिए, जरा बता देते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 343 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 के 232 पद है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 PNU के 37 पद है, जूनियर इंजीनियरिंग सहायक 4 PNU O&M के 22 पद है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 इलेक्ट्रिकल, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 4 इलेक्ट्रिकल के 12 पद है। तो वहीं जूनियर असिस्टेंट इंजीनियरिंग के 4 की बात करें मैकेनिकल के, तो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 4 मैकेनिकल के 14 पद है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 इंस्ट्रूमेंटेशन
और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन के 6 पद हैं और जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट के यहाँ पर 20 पद है। इसके बाद आवेदन का तरीका आप समझ लीजिए कि आपको आवेदन किस तरीके से करना है वो बता दीजिए। आवेदन का जो तरीका है, जो प्रक्रिया है वो बड़ी आसान है। आप बहुत सिंपल भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से खुद ही फॉर्म आप भर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन के स्टेप्स भी हम आपको बताते हैं, आपको क्या क्या फॉलो करने होंगे। IOCL भर्ती 2025 फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, जिसका जिक्र बसंत ने किया। IOCL.com पर जाकर विजिट करें और वेबसाइट के होम पेज पर लेटेस्ट ओपनिंग जॉब्स में जाएंगे। भर्ती से संबंधित आवेदन के लिंक पर क्लिक करना है और इसके बाद क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल्स भरकर पंजीकरण कर लें। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद अन्य डिटेल आपको भरनी जरूरी होंगी। ये भरकर आवेदन प्रक्रिया आप पूरी करेंगे और सिग्नेचर फोटोग्राफ अपलोड करें, उस पर सिग्नेचर आपका जो है वो होना चाहिए, ये ज़रूरी है। निर्धारित फीस अगर लागू होगी उस समय तो आप जमा कर दीजिए, क्योंकि बिना पैसे के तो कोई काम होता नहीं है। और फॉर्म को सबमिट करें, उसके बाद प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखें। इसके बाद एप्लीकेशन फीस जो है उसके बारे में आप जान लीजिए। एप्लीकेशन फीस आपको कितनी भरनी होगी? फॉर्म भरने के साथ जनरल, OBC और EWS वर्ग के लिए एप्लीकेशन फीस 300 रुपए निर्धारित की गई है। SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन इस भर्ती में शामिल होने के लिए निःशुल्क फॉर्म भर सकते हैं। पात्रता सहित अन्य डिटेल्स को लेकर जानकारी लगातार नोटिफिकेशन पर दी भी जा रही है। ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहिए। देखिए, कहीं इधर उधर जाकर कहीं अप्लाई नहीं करना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसी पर अप्लाई करिए गवर्नमेंट की, और आप बहुत इजीली फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोने और चांदी को लेकर। तो सोने चांदी के दाम लगातार भाई रोज गिरते रहे हैं, बढ़ते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में तो बहुत ही बढ़ रहे हैं भाई साहब, और तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। सोने और चांदी के दाम 10 ग्राम सोने के दाम 1,34,320 रुपए पर जा पहुंचे हैं। चांदी की कीमतों का जिक्र कर लें तो 2,13,900 रुपए पर चांदी की कीमत रिकॉर्ड की गई पर किलोग्राम के हिसाब से। पूरा बहुत ज्यादा है बिल्कुल, और सारे रिकॉर्ड्स, सारे हदें सोने और चांदी ने पार कर दिया ऐसा लग रहा है अब। और पता नहीं है वापस आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि वापस आने का इंतजार करते करते जब 1 लाख पे था तब वापस आने का इंतजार कर रहे थे, अब 2 लाख पे पहुंच चुका है चांदी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये और भी ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल। और अभी फिलहाल शेयर मार्केट में अगर बात करें तो गोल्ड और सिल्वर के रिटर्न्स भाई साहब बहुत ज़्यादा है। और सिल्वर के रिटर्न्स तो आप 68 से 70% तक मानकर चलिए पिछले 3 से 4 महीनों में देखने को मिले, क्योंकि आखिरी बार सितंबर का वो महीना और उस समय 95,000 रुपये के आसपास, 95,000 के आसपास जो चांदी थी पर केजी थी, लेकिन अब 2 लाख के पार हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर 1,10,000 से 15,000, 1,15,000 की बढ़ोतरी चांदी के दामों में और डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा उछाल चांदी के दामों में देखने को मिला है। सोने के दाम भी लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, 1 लाख के पार हो चुके हैं। अब ऐसे में पूजा लगातार ये वेट कर रही थी कि सोने के दाम गिरेंगे, 1 लाख के नीचे पहुंचेंगे, वो नीचे तो पहुंचा नहीं, लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब सीधा सही ये खरीदना चाहते नहीं। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं। अगर आज आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की तरफ रुक करने वाली है अभी, क्योंकि हमने आपको सोने चांदी के दाम बताया, उसके बाद अब फ्यूल के दाम बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी जेब पर रोज़ाना असर डालता है। और आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम है 94 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर, डीजल के दाम में 87 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर। कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी या फिर कोई कटौती देखने को नहीं मिली है। CNG में दाम आप देखेंगे प्रति किलोग्राम के हिसाब से तो 77.09 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। नोएडा में पेट्रोल की जो कीमत है 94.65 पर लीटर है और डीजल की कीमत 87.75 पर लीटर, CNG की कीमत 81.70 पर किलोग्राम है। गुरुग्राम को भी बता देते हैं आपको फटाफट। पेट्रोल की कीमत 94.93 पर लीटर, डीजल के दाम 87.79 पर लीटर और CNG की कीमत 82.12 पर किलोग्राम है। तो दिल्ली और NCR की रीजन, बिल्कुल नोएडा और गुरुग्राम, यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए। अब देखिए दाम ये कम हो चाहे ना हो, भरवाना तो पड़ ही रहा है। बिल्कुल भरवाना तो पड़ेगा। बहुत ज्यादा प्राइस ऑप्शन नहीं है आपके पास, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन आपके पास केवल CNG बचता है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल बचता है। और एक बात मैं बताना भी चाहती हूँ, मैंने आज ही इस खबर को पढ़ा तो मुझे लगता है मुझे शेयर कर देना चाहिए। बिल्कुल बताइए। दिल्ली सरकार एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी ला रही है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब्सिडी को लेकर, क्योंकि उसमें 4 व्हीलर के साथ साथ 2 व्हीलर्स पर भी सब्सिडी, और 20 लाख से जो नीचे की गाड़ियां है ना
उन पर सब्सिडी देने की तैयारी अब कर रही है दिल्ली सरकार। और अगर आपको सब्सिडी अच्छी खासी मिलती है तो कोई भी जाता है फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर लोग रुक करना स्टार्ट करेंगे, और इसकी बहुत जरूरत भी थी। अगर आपको दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करना है ना, तो इट्स वेरी मतलब बहुत ही जरूरी है कि वहाँ पर पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ कम से कम चले, ज्यादा इधर सीएनजी की गाड़ियाँ चले या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चले। तो अगर आप सब्सिडी देंगे तो पब्लिक उसको रुक भी करती नजर आएगी, और नहीं मिलेगी सब्सिडी तो फिर जो जिसके पास है वो तो वो चला ही रहा है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट अगर आप हो जाएंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम चाहे आसमान में जाए या फिर कहीं भी पहुंचे, तो आपको कम से कम उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि पेट्रोल कितने रुपए लीटर है, आपकी जेब पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर बीच में हो गई चार्जिंग खत्म या फिर कोई ऐसी दिक्कत टेक्निकल आ गई, से भाई बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इसको लेके। अगर कोई ऐसी दिक्कत आपको इलेक्ट्रिक लेके नहीं जा सकते पंप पर तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ अगर ऐसी कोई दिक्कत आ गई, उसके बाद आप ये सोचेंगे कि चलिए भले थोड़ा महंगा था लेकिन कम से कम अवेलेबिलिटी तो थी, अब क्या किया जाए। चार्जिंग स्टेशंस भी बढ़ने की जरूरत है इस वजह से। ये बहुत ज्यादा अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लगातार आप ये सोच रहे हैं कि स्विच करना है या फिर लोगों को बढ़ावा देना है, तो सबसे पहले कंपैटिबिलिटी पर आपको काम करना होगा। जगह जगह आपको अवेलेबिलिटी चार्जिंग स्टेशंस की करानी होगी, और फ्यूल पंप्स पर खासकर चार्जिंग स्टेशन आपको एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा ज़्यादा हेल्प करेगा लोगों के लिए भी, और लोग भी ये सोचेंगे कि अगर जगह जगह सुविधा है तो क्यों ना इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अब स्विच किया जाए। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम हमने आपको बताए, तो आज के इतिहास की बात करते हैं। 1995 में आज ही के दिन हरियाणा के मंडी डबाली इलाके में स्थित एक स्कूल में कार्यक्रम के दौरान आग लगी थी और 350 से ज्यादा लोगों की जान इसमें चली गई थी। तो ये तो आज का इतिहास कहता है। तो चलिए फिलहाल आज के इतिहास में इतना ही, और दिल्ली वाले रेडियो टीवी के आज के कार्यक्रम में इतना ही। इसके साथ नमस्कार।